हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, देश की राजनीति एक ऐसी दिशा में बह चली है जो हम सभी के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। बिहार एक ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के रहमो करम पे आश्रित है। उस राज्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया, उसकी अर्थव्यवस्था को ऐसा निचोड़ा गया और उसकी बैलेंस शीट पे, सरकार की स्टेट की बैलेंस शीट पे एक ऐसा बोझ डाला गया जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों, आप सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बिहार राज्य जो है वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अनुदानों पे आश्रित है। मैं जरा कुछ नंबर्स और डाटा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे कई लोगों की मुझे मैसेज आए कि मैं बिना डाटा के ये सारी बातें कह रहा हूं, तो ये कहां तक सही है। तो आज मैं आप लोगों के सामने डाटा लेके आया हूं। आप लोग भी जरा सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद में अपना निर्णय आप खुद लीजिएगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूं और कितना गलत बोल रहा हूं। दोस्तों, बिहार जो राज्य है उसका जीडीपी है लगभग 9.7 लाख करोड़ के आसपास। ये मैं सब FY24 के डाटा दे रहा हूं, FY25 के डाटा दे रहा हूं, FY26 के नहीं दे रहा हूं, यानी एक साल पुराने डाटा है। 9.7 लाख करोड़ जो है ये बिहार राज्य की जीडीपी है। इस पे डेट जो है वो 3.5 लाख करोड़ का है, यानी कि एक तिहाई से ज्यादा जो राज्य की जो जीडीपी है उसके एक तिहाई से ज्यादा जो है वो इसके ऊपर में डेट है। जो निर्धारित किया गया है आरबीआई द्वारा नॉर्म, वो ये है कि किसी भी स्टेट का डेट जो है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके जीडीपी के। बिहार ऑलरेडी 1/3 क्रॉस कर चुका है। चलिए आगे देखिए। आगे जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो ये है कि बिहार राज्य का जो कुल राजस्व है, सरकार का जो राजस्व है वो है 2.2 लाख करोड़। इस 2.2 लाख करोड़ में बिहार राज्य की खुद की अपनी आमदनी जो है वो है सिर्फ 54,000 करोड़। सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए जो है बिहार राज्य खुद कमाता है 2.2 लाख करोड़ का जो उसका राजस्व है उसमें से। तो फिर बाकी कहां से आता है? आपको मालूम है कि बिहार में शराबबंदी है, तो एक्साइज जीरो है, वहां शराब बिकती नहीं है, तो एक्साइज का सवाल ही नहीं उठता। वहीं दूसरी तरफ जो जमीनों की चाकबंदी है वो ठीक से हुई नहीं है। जो जमीन के रजिस्ट्रेशन है अभी भी वहां पर लैंड के बहुत सारा लैंड, एक भूखंड जो है, जमीन जो है राज्य का, उसमें अभी तक ये निर्धारित नहीं हुआ कि ये लैंड किसकी है। जो 50-100 साल से जो जोत रहा है वही जोत रहा है, भले उसके नाम पे वो लैंड हो या नहीं हो। इसलिए लैंड डीलिंग्स भी वहां ज्यादा नहीं होती है। और चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और लैंड मास कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है और उसका जोग्राफिकल एरिया कम है, तो इसलिए छोटे छोटे जोत वाले जो है वहां किसान है। किसानों के पास वहां 20 हेक्टर 40 हेक्टर ऐसे जमीन नहीं रहती है, 2 बीघा 3 बीघा इस टाइप से जमीन रहती है। तो वहां पे प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन टैक्स जो रहता है, यानी जमीन के खरीद फरोख, घरों की खरीद फरोख, इससे जो आमदनी आती है वो भी मात्र 10 से 15% के बीच में, इससे ज्यादा नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि भाई ये तो फिर मतलब बड़ा ही गजब हो रहा है। तो अब बिहार राज्य कमाता कहां से? बिहार राज्य को 52,000 करोड़ रुपीस सेंट्रल से ग्रांट मिलता है। और जो जीएसटी जो है उसमें जो सीजीएसटी और आईजीएसटी का पार्ट जो बनता है उससे डिवोल्यूशन जो बिहार सरकार को मिल रहा है वो 1.13 लाख करोड़ का है। यानी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर में आश्रित है बिहार। बिहार का खुद का जो है शराबबंदी के कारण कुछ रेवेन्यू नहीं है। उन्होंने इतने सालों से इतनी सरकारें आई, जमीन का वहां कोई ठीक से प्रबंधन नहीं है, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी ज्यादा नहीं है। इस कारण से बिहार राज्य जो है वो कंप्लीटली भारत सरकार की मेहरबानी, उसके रहमो करम पे जो है वो डिपेंडेंट है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी वहां पर बनता है मुख्यमंत्री, वो ये देखता है कि भाई जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसके साथ में अपने आप को अलाइन करो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन उसका ये है कि बिहार का राजस्व अपना जो है वो बहुत ही खराब है।
अब ये 2.2 लाख करोड़ के राजस्व होने के बाद भी बिहार की जो टोटल स्पेंडिंग है वो है 2.5 लाख करोड़ की सरकार की स्पेंडिंग, यानी 2.2 लाख करोड़ बिहार राज्य कमा रहा है और 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट ये 30,000 करोड़ के आसपास का है। और बिहार राज्य का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी भवन निर्माण, सड़क निर्माण, सिंचाई कार्य, ये इस तरीके के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले काम है उसमें बिहार मात्र 30,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। और बिहार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी 30,000 करोड़ रुपए है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो जो भी थोड़ा बहुत बिहार राज्य कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करता है वो मार्केट से बोरो करके, कर्ज करके वो लेता है। इसीलिए वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बुरी हालत है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। आप सोचिए कि टोटल जीडीपी जो है वो है 9.7 लाख करोड़। 9.7 लाख करोड़ का 10% होता है 97,000 करोड़। 97,000 करोड़ का भी मतलब एक तिहाई यानी 3% अपनी जीडीपी का लगभग जो है बिहार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है, जो कि बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है। पूरे जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे पीछे आता है। अब आप ये बोलोगे कि भाई मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, ये सब बातें करने का अर्थ क्या है? ये सब बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि बिहार जैसे राज्य में जो इस बार केंद्र सरकार ने बिना केंद्र सरकार के, बिना मोदी जी के मंजूरी के नीतीश जी 10-10 हजार रुपए औरतों में जीविका दीदी के स्कीम के बहाने बांट नहीं सकते थे। ये जो रिश्वत दी गई है वोट खरीदने के लिए एन इलेक्शन के पहले, मैं इसको रिश्वत ही कहूंगा। मैं इसको रिश्वत इसलिए कहूंगा क्योंकि आप ये समझिए कि जिस राज्य का ऋण जो है, डेट जो है, वो 1/3 से ज्यादा हो गया उसकी जीडीपी का। जो राज्य एक साल में 45,000 करोड़ रुपए बोरो करता है, 45,000 करोड़ ग्रॉस बोरिंग है बिहार की। 45,000 करोड़ बोरिंग करने वाला जो राज्य है वो अपने एक्सचेकर पे 10,000 से 12,000 करोड़ का अतिरिक्त भार ले रहा है ये औरतों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डालने के लिए, वो भी एन इलेक्शन के पहले। ये ब्राइब नहीं है तो ये क्या है? सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस तरीके की जो राजनीति है ये भविष्य के लिए बहुत ही गंभीर परिणाम पैदा करने वाली है। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं? हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं? एक कर्ज में डूबा हुआ राज्य, ये सोचना होगा। मैं आज इस विषय पे फिर से बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पे कोई भी यूट्यूबर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ दीजिए, वो कोई काम की नहीं, वो बात भी नहीं करती है, परंतु जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी इन चीजों की जानकारी नहीं है और वो भी इन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक राज्य जो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की अनुकंपा पे आश्रित है, मेहरबानी पे आश्रित है, वो राज्य कैसे एफर्ट कर सकता है कि वहां का मुख्यमंत्री 10-10 हजार रुपए एन इलेक्शन के पहले जो है लोगों के खातों में डाले? एक ऐसा राज्य जहां पे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ही 30,000 करोड़ का है, वहां 10,000 12,000 करोड़ रुपए आप लोगों पे ऐसे लुटा दे रहे हो, ऐसी बांट दे रहे हो। एक ऐसा राज्य जहां पर टोटल डेट 3.5 लाख करोड़ का है, आप 3.5 लाख करोड़ का 1% पकड़िए, 3,500 करोड़। अगर 7% के हिसाब से भी लोन उठाया है बिहार सरकार ने, तो आप ये सीधा सीधा समझ लीजिए कि 3.5 का 21 और पॉइंट 24.5 लाख करोड़, सॉरी 24,000 करोड़, 24,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार अपने राजस्व का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च कर दे रहा है। ये वो बिहार सरकार है जिसका अपना खुद का राजस्व सिर्फ 54,000 करोड़ है और इसको 1.13 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट से डिवोल्यूशन फंड मिलता है, जिसके कारण ये किसी भी तरीके से येन केन प्रकार ये सरकार जो है अपनी चला पा रहे हैं या अपने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दे पा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि ऐसा राज्य जो कि इतने ज्यादा आर्थिक बोझ में डूबा हुआ है, जहां 25,000 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ ऋण देने के जा रहे हैं, उस राज्य में किस तरीके से अपोजिशन पार्टीज ने भी ये एक्सेप्ट किया कि 10-10 हजार रुपए जो है वो आप सरकारी खजाने से निकाल के और लोगों में बांट दो। ये संविधान के किस
नियम के तहत ये राज्य सरकारें इस तरीके से स्टेट एक्सचेकर को खाली करती है, मुझे ये भी समझना है संविधान में कहां लिखा है, कौन से नियम कानून के हिसाब से ये 10-10 हजार रुपए बांटे गए बिहार में, या महाराष्ट्र में लाडली बहना लाडला भाव योजना के तहत लोगों औरतों और आदमियों के अकाउंट में पैसे डाले गए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये जो आप थंबनेल में देख रहे हो कि चुनावी रेवड़ियां जो चल पड़ी हैं, ये चुनावी रेवड़ियां जो है दोस्तों भविष्य के लिए एक आर्थिक संकट में डूबा हुआ राष्ट्र, एक आर्थिक संकट में डूबा हुआ राज्य जो है ये छोड़ के जाएगा हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्या इस तरीके की राजनीति हमको बर्दाश्त करनी चाहिए? क्या इस तरीके की राजनीति जो है ये एक्सेप्टेबल है? क्या प्रजातंत्र को इस तरीके की राजनीति सशक्त करती है? क्या प्रजातंत्र में इस तरीके की राजनीति की भी जानी चाहिए? ये सारे सवाल जो है ये उठाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत दुखी हूं इस चीज को देख के कि कोई भी पत्रकार या कोई भी विपक्षी पार्टी का लीडर इस बात पे सवाल नहीं उठा रहा है कि जो चुनावी रेवड़ियां नरेंद्र मोदी सरकार ने खास तौर पे बिहार में फेंकी हैं, वो चुनावी रेवड़ियां किस तरीके से बिहार राज्य को जो है वो आगे आने वाले दिनों में आर्थिक संकट में डाल सकता है। देखिए ये सरकार जो भी नंबर्स देती है, डाटा पे तो मेरे इनके वैसे भी कोई विश्वास नहीं होता। ये जो भी नंबर्स आ रहे हैं, अब यही नंबर है, ये इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि हम नंबर ढूंढ के ला नहीं सकते। जो नंबर ये देंगे उसी पे हमें बात करना पड़ेगा। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया के 20 बड़े राज्यों का जो टोटल डेट है, 20 बड़े राज्यों का 20, वो है 92.7 लाख करोड़। ये लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर। इस साल में तो बढ़ के और 95-96 लाख करोड़ हो गया होगा। आप सोचिए जो 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में, यानी केंद्र सरकार के ऊपर में जो डेट था वो था सिर्फ 55 लाख करोड़, और अभी राज्य सरकार है, वो भी 20 बड़ी राज्य सरकार है, इनके ऊपर में ही अकेला डेट जो है वो 95 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया। यानी 2014 में मनमोहन सिंह जी ने जो केंद्र सरकार के ऊपर में डेट छोड़ा था, उस डेट का लगभग दुगना डेट जो है वो सिर्फ ये 20 राज्यों की सरकारों के ऊपर में आज की डेट में है। मैं केंद्र सरकार के तो डेट की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो 200 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। 55 लाख करोड़ से 210 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, तो केंद्र सरकार के डेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, पर ये जो डेट है 92.7 लाख करोड़ FY25 के एंडिंग तक जो डेट आउटस्टैंडिंग डेट रहा है, और जिस डेट को पूरा करने के लिए मतलब जो उठाया मार्केट से इन्होंने डेट, उसको पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हर साल 11 लाख करोड़ ये 20 बड़ी राज्य सरकारें जो है मार्केट से पैसा उठाती है। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, ये सब डाटा लिखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूं, एक जगह इतने सारे मैं डाटा आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप भी नोट करें और किसी के साथ भी चर्चा करें तो आप ये डाटा लेके चर्चा करें, डाटा लेके बात करें। 11 लाख करोड़ का लोन ग्रॉस मार्केट बोरिंग जो है वो राज्य सरकारें कर रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर में 95 लाख करोड़ के आसपास का जो है वो डेट है, यानी लगभग 1/9, यानी लगभग आप समझ लीजिए 10 से 11% का इंटरेस्ट रेट जो है ये सरकारें पे करती हैं। इंटरेस्ट रेट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट भी आ जाता है, तो वो यहाँ 7 से 8% जो है आप समझ लीजिए इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है राज्य सरकारें। ये कैसे कितने दिन तक चल पाएगा आप बताइए? ये तभी तक संभव हो रहा है जब तक जीडीपी में थोड़ी जान है, जब तक लोग जो है थोड़ा बहुत खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से दूर देखने के लिए इतने सारे लोग जो ललायत है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूं, वो नरेंद्र मोदी खुद ब खुद सत्ता छोड़ देंगे जब उनको समझ में आ जाएगा कि उनकी ये गलत आर्थिक नीतियां जो है उन्होंने कितनी बुरी तरीके से देश को फंसा दिया है। जब उनको नजर आएगा कि जीडीपी ग्रोथ रुक गई है, डेट बढ़ गया है, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया है, तो वो खुद ब खुद अपने आप को सत्ता से दूर कर लेंगे। दोस्तों जिस तरीके से भारत आर्थिक अधोगति की तरफ बढ़ गया है, जिस तरीके से हम एक आर्थिक खाई की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस आर्थिक खाई के तरफ बढ़ने का कारण यह है कि आज की डेट में इलेक्शंस को जीतने के लिए जो चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, सभी सरकारें बांट रही हैं, इसमें कोई मैं अकेले नरेंद्र मोदी को नहीं बोलूंगा, सभी लोग शामिल हैं, वो मुझे आपको हम लोगों का एक्सेप्टेबल है क्या?
क्योंकि ये नेता लोग अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहे हैं, ये आपके और मेरे मिडिल क्लास फैमिलीज जो टैक्स पेमेंट कर रही हैं उससे ये आ रहा है। ये आपके और मेरे इंटरेस्ट के ऊपर में खिलवाड़ करके ये लोग जो है ये चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये मेरे और आपके हितों के साथ में खिलवाड़ है, ये मेरे और आपके बच्चों के हितों के साथ में खिलवाड़ है। आप लोग सोचिए, इस एंगल से कोई भी नहीं सोच रहा है। सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देने से, नीतीश कुमार को गाली देने से, तेजस्वी को गाली देने से बात नहीं चलेगी। ये बात हमें सोचनी होगी कि संपूर्ण जो राजनीति भारत की जिस दिशा में बह रही है वो क्या एफोर्डेबल राजनीति है, क्या वो एक्सेप्टेबल राजनीति है, क्या इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। हमारा देश आज की डेट में एक बुरी तरीके से आर्थिक संकट में फंसता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का मैं डाटा आपको दे रहा हूं। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि नेशंस विद डेट टू जीडीपी रेशियो एक्सीडिंग 77% फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट स्लोडाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये बोलते हैं कि किसी भी राष्ट्र के ऊपर में यदि उसका डेट टू जीडीपी रेशियो 77% से बढ़ जाता है और लंबे समय तक रहता है तो फिर वो राष्ट्र के अंदर में जीडीपी ग्रोथ घटने लगती है और राष्ट्र जो है वो अवसान की दिशा में बढ़ जाता है। भारत का आज की डेट में डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 83% के आसपास में, पब्लिक डेट टू जीडीपी, यानी इसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट भी आ गया और स्टेट गवर्नमेंट का डेट भी आ गया। तो आप ये सोचिए कि भाई ये जिस दिशा में हमारे देश के राज्य सरकारें जा रही हैं, उनका पब्लिक फाइनेंस जो जा रहा है वो किस हद तक जो है इस देश के लिए ठीक है। आप देखिए आज की डेट में 28.3% ऑफ जीडीपी जो है वो आउटस्टैंडिंग डेट है स्टेट गवर्नमेंट का। प्री कोविड एरा में यानी 2018-2019 में यही डेट टू जीडीपी रेशियो 25% के नीचे था। आज ये 28.5% के आसपास आ गया, 28% के आसपास आ गया। तो हम क्या ये कब तक मतलब इस आर्थिक बोझ को सह पाएंगे? आज इंटरेस्ट रेट कम है, खुदा ना खास्ता इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ने चालू हो गए दोस्तों, तो इंटरेस्ट बर्डन जो है वो बिहार जैसे राज्य के लिए बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसके अपने खुद के राजस्व के जो है वो स्रोत ज्यादा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट 5 लाख करोड़ के ऊपर का है। उसके बाद भी लाडली बहना और लाडला भाऊ नीतियों के कारण जो 40,000 करोड़ का आर्थिक बोझ हर साल महाराष्ट्र सरकार की बैलेंस शीट पे पड़ रहा है, उससे यहां के नेता, सत्तारूढ़ दल के नेता घबराए हैं, हड़बड़ाए हैं। तो आप सोचिए कि ये चुनावी रेवड़ियां चुनावी साल में जो है अनाउंस तो कर दिया जाता है, बट ये जिस तरीके से हमारे पब्लिक फाइनेंसेस, पब्लिक एक्सचेकर पे बोझ डाल रहा है, ये आपके और मेरे ऊपर इनडायरेक्टली बोझ डाल रहा है। अब दो ही चीजें हो सकती हैं आगे आने वाले समय में, या तो सरकार टैक्स बढ़ाएगी, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएगी, वाटर टैक्स बढ़ाएगी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में टैक्स बढ़ाएगी, इनकम टैक्स में हो सकता है बढ़ाए या जीएसटी आने वाले दिनों में बढ़ाए। कहने का अर्थ है कि सरकार जो है या तो टैक्स बढ़ाएगी या स्पेंडिंग कट करेगी। यही दो तरीके हैं जिससे पब्लिक फाइनेंसेस को ठीक किया जा सकता है। अब इसमें से आपको क्या मान्य है? क्या आप हायर टैक्स जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? एज ए मिडिल क्लास पर्सन मुझे मालूम है कि टैक्स का ऑलरेडी बोझ मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूं, अब ये बोझ मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो फिर दूसरी चीज क्या होगी? स्पेंडिंग कट होगा। स्पेंडिंग कट होगा तो फिर कई लोग चिल्लाने लगेंगे कि गरीबों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो दोस्तों मतलब सभी चीजें गुडी गुडी सबके लिए नहीं हो सकती है। हमको पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि हमारे भविष्य की जो पीढ़ी है उसके हाथ में हम कितना सशक्त राज्य, कितना सशक्त राष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। मैंने आपके सामने में कुछ डाटा दिए, आप लोग सुनिए, फिर से सुनिए, नोट्स बनाइए, खुद सोचिए, खुद पढ़िए, मेरे बोलने पे विश्वास मत कीजिए। परंतु आप ये सोचिए कि जिस तरीके की राजनीति भारत में चल रही है, क्या ये आपको एक्सेप्टेबल है? यदि नहीं है तो प्लीज स्पीक इट अप, कमेंट में लिखिए, दोस्तों से बात कीजिए। इस देश के इंटेलेक्चुअल वर्ग, इंटेलेक्चुअल क्लास की ये जिम्मेदारी है कि आप बाकी लोगों को समझाएं, ये डाटा बताएं, उनको बताएं कि हम किस तरीके से जो है अधोगति की दिशा में बढ़ रहे हैं, हम किस तरीके से अपने भविष्य की
पीढ़ी को जो है एक बहुत ही कमजोर राष्ट्र और कमजोर राज्य, एक आर्थिक बोझ से डूबा हुआ राज्य और एक राष्ट्र सौंपने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं यहीं पे अपना आज का वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। आप में से जो भी पेड वीडियोस देखना चाहता है वो मुझे 9860317209 पे संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज भेजें, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।